नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां बड़ी कमाल की होती हैं, विरोधाभासी और उतनी ही दिलचस्प। और ऐसी ही एक कहानी है मुगल सम्राट अकबर की। तो चलिए आज हम उसी शहंशाह की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा शहंशाह जो कमाल की बात है, पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन जिसने ज्ञान और दूरदर्शिता की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी याद की जाती है। और यही वो सवाल है, मतलब यही वो पहेली है जो अकबर की कहानी को इतना खास बना देती है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा सम्राट जो कभी एक अक्षर नहीं पढ़ पाया, वो कैसे इतने बड़े साम्राज्य को ना सिर्फ संभालता है, बल्कि उसे एक नई पहचान भी देता है। तो चलिए इस गजब की कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, अकबर की कहानी की जड़ें ना उनके बचपन में है। और ये बचपन किसी राजकुमार जैसा बिल्कुल नहीं था। ये दौर था अनिश्चितता का, निर्वासन का और संघर्षों का। और शायद इसी वजह से वो किताबों से तो दूर रह गए, पर जिंदगी ने उन्हें वो सबक सिखाए जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता था। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी हैरान करती है कि अकबर औपचारिक रूप से अशिक्षित थे, लेकिन जहां किताबों की दुनिया से वो दूर थे, वहीं उन्होंने युद्ध और शासन की कला में महारत हासिल की। घुड़सवारी हो, तलवारबाजी हो या फिर सैन्य रणनीति, ये गुण तो जैसे उनके खून में ही थे और बहुत कम उम्र से ही दिखने भी लगे थे। और फिर जब वो महज एक किशोर ही थे, किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पिता हुमायूं की अचानक मौत ने एक बहुत बड़े और अस्थिर साम्राज्य का सारा बोझ उनके नन्हे कंधों पर डाल दिया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1542 में निर्वासन के दौरान जन्म, फिर एक मुश्किल बचपन, और उसके बाद महज 13 साल की उम्र में 1556 में ताजपोशी। लेकिन ये कोई जश्न का समय नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी साल उनके शासन की सबसे बड़ी चुनौती, पानीपत की दूसरी लड़ाई, सामने मुंह बाए खड़ी थी। देखिए, पानीपत की ये लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो मुगल साम्राज्य के भविष्य का फैसला था। उनके जो संरक्षक थे बैरम खां, उनके जबरदस्त नेतृत्व में मुगल सेना ने हेमू को हराया और समझिए कि इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस एक जीत ने, बस एक जीत ने, भारत में अकबर के शासन की नींव इतनी पक्की कर दी कि फिर उसे कोई हिला नहीं सका। और यहीं से सही मायने में उस युवा सम्राट के महान युग की शुरुआत होती है। अच्छा, तो सत्ता पर पकड़ मजबूत हो गई। इसके बाद अकबर ने दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ एक विजेता नहीं है, बल्कि एक महान निर्माता भी हैं। एक तरफ उन्होंने तलवार के दम पर साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, तो दूसरी तरफ वास्तुकला से एक ऐसी विरासत तैयार की जो आज भी हमारे सामने जिंदा है। उनकी सैन्य सफलताओं का पैमाना वाकई अविश्वसनीय था। अपनी कुशल रणनीति और एक विशाल सेना के दम पर उन्होंने एक के बाद एक राज्यों को फतह किया, मालवा से लेकर बंगाल तक और काबुल से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक। देखते ही देखते लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मुगल झंडे के नीचे आ गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा, अकबर की पहचान सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी। उनकी जो रचनात्मक सोच थी, वो उनकी इमारतों में झलकती है। उन्होंने भारतीय और फारसी शैलियों को कुछ इस तरह मिलाया जैसा पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये दो संस्कृतियों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम था। उनकी दूरदृष्टि का सबसे बड़ा सबूत है फतेहपुर सीकरी, एक पूरा का पूरा शहर जो उनकी सोच से पैदा हुआ। फिर चाहे वो गुजरात विजय का जश्न मनाता बुलंद दरवाजा हो, आगरा का वो अभेद्य किला हो, या फिर इबादत खाना, वो जगह जहां हर धर्म के विद्वान एक साथ बैठकर सत्य पर बहस करते थे। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे की नहीं हैं, ये उनके प्रगतिशील विचारों का प्रतीक हैं। अकबर की महानता का एक और राज था उनकी असाधारण क्षमता, प्रतिभा को पहचानने और उसे सम्मान देने की। उन्होंने धर्म, जाति या बैकग्राउंड किसी चीज की परवाह नहीं की। अपने समय के सबसे बेहतरीन दिमागों को अपने दरबार में इकट्ठा किया, जिन्हें आज हम और आप नवरत्न के नाम से जानते हैं। और ये कोई मामूली दरबार नहीं था, बिल्कुल नहीं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ बीरबल की चतुराई भरी बातें गूंज रही हैं, तो दूसरी तरफ तानसेन के संगीत का जादू है। जहां राजा टोडरमल जैसे फाइनेंस के जादूगर हैं, वहीं अबुल फजल जैसा विद्वान इतिहास लिख रहा है। मतलब ये दरबार ज्ञान, कला और प्रशासन का एक ऐसा संगम था, एक ऐसी टीम थी जो किसी भी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बन जाए। लेकिन जानते हैं, अकबर को जो चीज इतिहास में अमर बनाती है, वो उनकी जीत या उनकी इमारतें नहीं हैं, बल्कि उनके साहसिक सुधार हैं। उन्होंने प्रशासन, धर्म और समाज के हर पहलू में ऐसे बदलाव किए जो अपने समय से सदियों आगे थे।
जैसे कि 1582 में उन्होंने दीन इलाही का विचार पेश किया। अब ये कोई नया धर्म किसी पर थोपने की कोशिश नहीं थी, नहीं, ये एक महान प्रयोग था, एक ऐसे साम्राज्य को एकजुट करने का जहां अनगिनत धर्म और संस्कृतियां एक साथ रहती थी। इसका दिल था सहिष्णुता और इसकी आत्मा थी एकता। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने इसे करके दिखाया। 1564 में जजिया कर को खत्म करना एक क्रांतिकारी कदम था। सोचिए, ये एक ऐसा टैक्स था जो सदियों से गैर मुस्लिमों पर लगाया जा रहा था। इसे हटाकर अकबर ने एक सीधा और साफ संदेश दिया कि उनकी नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं। अब बात करते हैं प्रशासन की। इस मोर्चे पर उनका सबसे बड़ा इनोवेशन था मनसबदारी सिस्टम। ये सेना और ब्यूरोक्रेसी को ऑर्गेनाइज करने का एक शानदार तरीका था। इसमें हर अधिकारी को उसकी योग्यता के हिसाब से एक रैंक या मनसब दिया जाता था। इस सिस्टम ने पूरे साम्राज्य में जवाबदेही और संगठन को स्थापित किया और उसकी नींव को फौलादी बना दिया। अपने जीनियस फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल के साथ मिलकर उन्होंने दहशाला नाम का एक नया रेवेन्यू सिस्टम बनाया। ये सिस्टम पिछले 10 साल की औसत पैदावार पर आधारित था। इससे हुआ ये कि टैक्स का अनुमान लगाना आसान हो गया और वो उचित भी हो गया। इसका सीधा फायदा किसानों को मिला, जिन्हें मनमाने करों से छुटकारा मिला, और साम्राज्य की आय भी स्थिर हो गई। तो अंत में अकबर की विरासत क्या है? ये एक बहुत विशाल और समृद्ध साम्राज्य है, बिल्कुल। ये बेहतरीन प्रशासनिक सुधार हैं, हाँ, लेकिन इन सबसे बढ़कर ये एक साहसिक सपना है। एक ऐसे भारत का सपना जहां अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, बल्कि मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, एक ऐसा सम्राट जो पढ़ नहीं सकता था, पर जिसने ज्ञान को सबसे ऊपर रखा, जिसने सहिष्णुता को अपना सबसे बड़ा उसूल बनाया और जिसकी दूरदृष्टि ने एक बटे हुए साम्राज्य को एक कर दिया। तो सवाल यह है कि उसकी 400 साल पुरानी विरासत से आज की ये जो हमारी दुनिया है, हमारे जो शासक हैं, वो क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है ना।